राहत इंदौरी साहब ने लिखा है कि न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। दुष्यंत कुमार जी ने कहा है, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आइए तबीयत से, इत्मीनान से, ईमानदारी से, परिश्रम से हम लोग एक कोशिश करने जा रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। नमस्कार, जय हिंद। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज सीखेंगे। बिना विलंब किए हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आइए, आज बहुत अच्छा टॉपिक जो है हिंदी का, जिसमें हमारे बहुत से विद्यार्थियों को ये बड़ा कठिन लगता है, लेकिन मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से आपको एक समाधान देना चाहूँगा। बिल्कुल कठिनाई, कोई भी कठिनाई नहीं है। और आज हम बात करने जा रहे हैं संधि पर। पीईटी परीक्षा में जो पेट परीक्षा अक्टूबर 2023 में होनी है, इसमें संधि भी पूछी जाती है पेट परीक्षा में। तो संधि पर आज हम बात करेंगे। अगर संधि आपको कठिन लग रही है तो इसका मतलब है या फिर आपने ध्यान से समझा नहीं है और या फिर आपको समझाने वाला नहीं मिला। बस दो ही बात हो सकती है। तो आज ढंग से आप समझ लीजिएगा, संधि बिल्कुल हलवा पूड़ी, बिल्कुल कोई दो राय नहीं। तो आइए मुख्य विषय पर चल रहे हैं। आज का हमारा बिंदु है हिंदी संधि। देखिए, संधि 3 प्रकार की होती है। हिंदी में संधि जो है 3 प्रकार की है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। एक है स्वर संधि, और फिर विसर्ग संधि, और फिर व्यंजन संधि। स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, 3 प्रकार की संधि होती है। संधि कहते हैं जब 2 शब्दों के किसी एक शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण, इनका जब मेल होता है, उस मेल से जब विकार उत्पन्न होता है, यानी कि जब परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे ही संधि कहते हैं। बस आज हम स्वर संधि की बात करेंगे। स्वर संधि की बात करेंगे। और स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। देखिए स्क्रीन पर आपके सामने है स्वर संधि। इसके प्रकार हैं 5। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 प्रकार होते हैं, जिनमें से आज पहला प्रकार जो है दीर्घ स्वर संधि, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बड़ी सरलता से समझेंगे। आप लोग सावधान होकर समझिएगा, बड़े ही ध्यान से, कोई कठिनाई नहीं होगी। और संधि बिल्कुल आप चुटकियों में संधि के प्रश्न हल कर लेंगे। देखिए कैसे। दीर्घ स्वर संधि क्या है, समझिए। देखिए, दीर्घ स्वर संधि के अंदर आपको केवल 3 बातें याद करनी है। क्या याद करना है? 3 काइंड उसकी याद करनी है। कौन कौन? पहले पर लिखा है आ धन आ बराबर आ। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, चाहे आ इस तरीके से हो, अर्थात जिसे हम छोटा आ कह लेते हैं, और चाहे इस तरीके से हो आ दीर्घ, जिसे हम बड़ा आ कहते हैं। इन दोनों प्रकार के जो आ हैं, इनके बाद में यदि दोनों में से कोई एक प्रकार का आ जाता है, कोई एक प्रकार का, चाहे ये आए और चाहे ये दीर्घ आए, उसके परिणाम में दीर्घ आ ही होगा हमेशा। बस यहाँ पर जो लिखा है आ, इसका मतलब है चाहे आ और चाहे आ। इसका मतलब है चाहे आ चाहे आ, लेकिन परिणाम में जो परिवर्तन जो होगा वो हमेशा दीर्घ आ ही होगा। बस ये याद रखना है। यहाँ पर आ धन आ बराबर आ लिखा गया है। देखिए, आपको सरल करने के लिए, सरलता से समझाने के लिए हमने ऐसा किया है कि पहले हम छोटा आ, फिर बड़ा आ, फिर धन छोटा आ, फिर बड़ा आ, इस तरीके से हम करें तो
आपके दिमाग में फिर कन्फ्यूजन होने लगता है। बिल्कुल कन्फ्यूजन न होने पाए, शॉर्टकट तरीके से समझिएगा और बड़ी सरलता से, बिल्कुल परफेक्ट। तो आ का मतलब है आ, चाहे जौन सा आ हो। फिर है ई का मतलब है ई, चाहे वो ई हो लघु और चाहे ई हो दीर्घ, है ना। ये ई लघु और चाहे हो ई दीर्घ, लेकिन परिणाम जो होगा वो हमेशा होगा दीर्घ ई। ये परिणाम में हमेशा दीर्घ ई ही होगा। ठीक इसी प्रकार से ऊ परिणाम में हमेशा होगा दीर्घ ऊ, है ना। चाहे ऊ हो और चाहे ऊ हो, जिसे बड़ा ऊ कहते हैं, लेकिन परिणाम में हमेशा होगा दीर्घ ऊ अर्थात बड़ा ऊ। देखिए नीचे लिखा हुआ है, समान स्वर के बाद समान स्वर आए तो वह दीर्घ हो जाएगा। बस ये आपको याद करना है। दीर्घ स्वर संधि में आ के बाद आ ही आना चाहिए, चाहे वो छोटा आ हो और चाहे बड़ा आ हो, इससे मतलब नहीं, लेकिन होना आ ही चाहिए। आ के बाद ई नहीं होनी चाहिए, समझ गए। आ के बाद ई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो संधि बदल जाएगी, वो गुण संधि के अंतर्गत हो जाएगा। अभी आपको पढ़ना है दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। देखिए आगे हम चलते हैं थोड़ा। अब ये इसमें लिखा हुआ है रिर धन रिर बराबर री, ये संस्कृत में चलता है, हिंदी में ये नहीं, ये संधि होती है, ये केवल संस्कृत में होती है। तो इसे हम अभी छोड़ रहे हैं, इससे मतलब नहीं है आपको। आपको हिंदी के दायरे में रहना है। जैसे देखिए लिखा है पुस्तक, बहुत अच्छा और बहुत सरल उदाहरण है, सरलता से कठिनता की ओर आपको समझाएंगे। लिखा हुआ है पुस्तक, क्या लिखा है पुस्तक, पुस्तक के अंत में लिखा है का, क्या लिखा है का, पुस्तक के अंत में लिखा है का। इस का में आ शामिल है, इस का में क्या है, आ शामिल है। आप लोग ये समझ रहे हैं। अगर का से आ अलग किया जाए तो इसमें नीचे ये लगाना पड़ेगा। अब ये हलंत हो गया, है ना। अब ये स्वर रहित हो गया, लेकिन ये स्वर सहित है का। यहाँ पर पुस्तक में का जो है स्वर सहित है, इसमें आ की मात्रा मिली हुई है, ये आपको ध्यान में रखना। और उसके बाद में लिखा है धन आलय, आलय में आ दीर्घ दिया हुआ है, तो यहाँ पर आ है, ध्यान से समझिए। का में आ है और इधर आ में आ है। हमने कहा था आ चाहे दीर्घ हो और चाहे लघु हो, इससे कोई मतलब नहीं, बस आ होना चाहिए। तो यहाँ का आ और फिर यहाँ का आ, और ये जब मिलेंगे तब हमेशा बनेगा दीर्घ आ। क्या बनेगा, दीर्घ आ। तो यहाँ पर पुस्तक धन आलय, ये कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा। ये बनेगा पुस्तकालय। क्या बनेगा, पुस्तकालय। कैसे, ये जो का है इसमें आ की मात्रा मिल गई, संधि हो गई यहीं पर, और का हो गया दीर्घ, ये हो गया पुस्तकालय। पुस्तकालय में पूछा जाए तो दीर्घ स्वर संधि है, अगर इसका विच्छेद पूछा जाए तो होगा पुस्तक धन आलय। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। पुस्तकालय का विच्छेद पुस्तक धन आलय, बहुत सरल है ये शब्द। अगला शब्द लिखा है विद्या और धन आलय। देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, द्या। अंतिम वर्ण इसमें क्या लिखा हुआ है, द्या। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, आ। इनमें संधि होगी, शेष शब्द में नहीं। केवल पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, बस इसमें होना है। तो यहाँ पर द्या जो है इसमें आ शामिल है। कौन सा आ शामिल है, दीर्घ वाला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दीर्घ हो चाहे लघु हो, ये हम कई बार बता चुके आपको। और यहाँ पर है ये दीर्घ, इन दोनों की जब संधि होगी अर्थात आ और आ मिलेंगे तो परिणाम हमेशा होगा दीर्घ आ। समझ गए, परिणाम हमेशा क्या होगा, दीर्घ आ। तो विद्या और आलय जब शब्द नया बनेगा
उसमें परिवर्तन होगा तो नया शब्द बनेगा, वह होगा विद्यालय। क्या होगा? विद्यालय, ये शब्द बनेगा विद्यालय। ये यहाँ पर संधि हुई द्या में, ये पहले से ही दीर्घ था और आलय में भी आ दीर्घ है, इसलिए आपको यहाँ परिवर्तन नहीं लग रहा, लेकिन परिवर्तन हुआ है, वो नियम है ना, तो परिवर्तन तो हो नहीं है, विद्यालय हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए अगला शब्द है धर्म और आत्मा। धर्म में जो माँ है इसमें आ शामिल है, कोई दो राय नहीं, और आत्मा का जो आ है ये तो क्लियर आ है ही, तो यहाँ पर माँ का आ और धन ये दीर्घ आ बनेगा दीर्घ आ, शब्द बनेगा धर्मात्मा। क्या बनेगा? धर्मात्मा। यहाँ पर संधि हो गई, ये है ना, ये जो माँ था ये दीर्घ हो गया, बाकी पूरा शब्द ज्यों का त्यों रहेगा, धर्मात्मा दीर्घ स्वर संधि, और विच्छेद होता है धर्म धन आत्मा। समझ गए? अगले शब्द को देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। रत्न धन आकर। रत्न धन, देखिए आकर कहते हैं खान को, भंडार को, जहाँ कोई चीज़ बहुतायत हो उसको आकर कहते हैं, खान। तो रत्न में ना में आ है लघु, और यहाँ पर आकर में आ है दीर्घ, दोनों की संधि हो जाएगी तो बनेगा रत्नाकर। क्या बनेगा? रत्नाकर। शब्द हमारा नया बनेगा रत्नाकर, दीर्घ स्वर संधि। कोई दिक्कत? ए भैया सामने देखो, ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला दैत्य अरि। दैत्य अरि, दैत्य में जो या है अंत में, इसमें आ शामिल है, छोटा आ, और अरि में आ छोटा आ। ये दोनों आ और आ जब आपस में जुड़ेंगे तो शब्द बनेगा दैत्यारी। क्या बनेगा? दैत्यारी। कोई दुविधा? कोई दुविधा नहीं, नो डाउट। यहाँ पर या जो है यहीं पर संधि हुई है, ये आ जो है इसमें मिल गया और शब्द बन गया दैत्यारी, दैत्यों का जो दुश्मन। अरि कहते हैं शत्रु को, दैत्य का जो शत्रु है उसे कहा जाता है दैत्यारी। दैत्यारी में संधि पूछी जाए तब आप लोग करेंगे दैत्य धन अरि, और संधि होगी दीर्घ स्वर संधि। क्लियर? बिल्कुल। आगे बढ़ें, चलिए अगला देखते हैं। देखिए आ वाली काइंड जो थी वो हमने स्पष्ट कर दी, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आ और आ जब मिलेंगे तो हमेशा दीर्घ आ होगा। अब आगे चलते हैं, ई और ई ये जब मिलेंगे तो हमेशा बनेगा दीर्घ ई, जिसे हम बड़ी ई कहते हैं। क्या बनेगा? दीर्घ ई, ये बनेगा हमेशा। कैसे? मुनि लिखा हुआ है, मुनि धन इंद्र। मुनि में जो नी है इसमें ई शामिल है, छोटी ई है ना में ई की मात्रा लगी है तो इसमें छोटी ई शामिल है, और इधर इंद्र जो है इसमें ई है, छोटी ई, जिसको हम सरल भाषा में छोटी कह लेते हैं। बाकी छोटी ई या छोटा ऊ, ये छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, केवल उच्चारण में टाइमिंग का फर्क है। अगर छोटी ई है तो कम समय तक बोलना है ई, और अगर बड़ी है तो ई ज़्यादा देर तक बोलना है, बस यही अंतर है। वो समझने के लिए हम लोग छोटी ई और बड़ी ई कह लेते हैं, छोटा आ बड़ा आ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, है ना, बाकी छोटा बड़ा कुछ नहीं। तो यहाँ पर ई और यहाँ पर ई परिणाम में हमेशा होगा दीर्घ ई। क्या होगा? दीर्घ ई। तो शब्द क्या बनेगा? देखिए मुनि, मुनीन्द्र। क्या हो जाएगा? मुनीन्द्र, है ना। ये ना में जो छोटी ई की मात्रा है ये बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी, शब्द बनेगा मुनीन्द्र। मुनीन्द्र में दीर्घ स्वर संधि है और इसका विच्छेद होगा मुनि धन इंद्र। बिल्कुल क्लियर,
कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ें, अगला शब्द देखिए कपि, लिखा हुआ है कपि और फिर धन ईश। कपि कहते हैं बंदर को, ईश उसका स्वामी अर्थात उनमें जो श्रेष्ठ है। तो कपि, ये पी जो है इसमें ई शामिल है और ईश में शुरुआत में ई है ना, ई और ई सजातीय स्वर होने चाहिए। सजातीय का मतलब अगर शुरुआत में ई है तो ई की स्वर संधि ई से ही होगी, ऊ की संधि ऊ से होगी, आ की संधि आ से होगी। यही दीर्घ स्वर संधि, केवल 3 प्रकार, कुछ नहीं है इसमें, बस आप समझ लीजिए, कुछ नहीं, बिल्कुल नो टेंशन। आज से आप कभी संधि से घबराएंगे नहीं, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। बस समझ लीजिएगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल चुटकियों में आप हल करेंगे इसे। कपि में पी में ई और ईश में ई, तो पी में बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। बिल्कुल आप लोग समझ रहे होंगे, कपीश, क्या बनेगा शब्द कपीश, हो गई संधि, बस कुछ नहीं। कपीश, कपीश में दीर्घ स्वर संधि है और विच्छेद होगा कपि धन ईश, ये समझना है। शब्द भंडार आपके पास होना चाहिए। कपि में या ऐसा ना आप कर दें कि कपीश को कपि कर दें, तब फिर गड़बड़ हो जाएगा। कपि कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होता है कपि और शब्द होता है ईश, इस नहीं होता है। अगर ये कर देंगे तब भी गड़बड़ हो जाएगा। ये नहीं होता है और ये नहीं होता है, ये सही है ईश, यहाँ पर कपि सही है। तो कपि धन ईश बराबर हो गया कपीश। अगला देखते हैं रजनी धन ईश। रजनी ना में ई की मात्रा है और ईश में ई है, तो ई और ई जब मिल जाएंगे तो शब्द बनेगा रजनीश। क्या बनेगा? रजनीश। देखिए रजनी हमेशा रजनी ही लिखी जाए और रजनी रजनी नहीं लिखना है। हमने कहा था चाहे छोटी ई रहे इधर और चाहे छोटी ई रहे उधर, चाहे बड़ी ई रहे इधर चाहे बड़ी ई रहे उधर, लेकिन जो परिणाम में शब्द बनेगा वो हमेशा बड़ी ई वाला ही बनेगा, नो डाउट। जैसे नदी धन ईश, नदी में दी ये लिखा है, दीर्घ ई है इसमें और ईश में दीर्घ ई है, दोनों ई आपस में मिलेंगी तो शब्द बनेगा नदीश। क्या बनेगा? नदीश। नदीश में दीर्घ स्वर संधि है और विच्छेद होगा नदी धन ईश। अगला अति धन इव। अति ये ती है, यहाँ पर ई और इव में ई और ये हो जाएगा अतीव। परिणाम में हमेशा दीर्घ ही होगा, है ना, अतीव हो गया। ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि शब्द होता है इव। क्या होता है? इव। ईव नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको। शब्द है इव, इव और अति की संधि हो गई, है ना। तो विकार क्या उत्पन्न हुआ, परिवर्तन क्या उत्पन्न हुआ, उससे जो शब्द नया बना वो बना अतीव। समझ गए? अगला देखिए मुनि धन ईश्वर। यहाँ पर ई और यहाँ पर ई, शब्द बनेगा मुनीश्वर। क्या शब्द हुआ? मुनीश्वर। बहुत सरल, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ें, चलो आगे देख रहे हैं। अब देखिए ऊ वाले पार्ट पर आ गए हम लोग। केवल 3 इसके पार्ट हैं, आ ई ऊ, बस दीर्घ संधि खत्म, कुछ नहीं, खेल खत्म दीर्घ संधि का। कोई भी शब्द आप पहचान लेंगे। चलो ये पार्ट भी समझते हैं, फिर अभी आगे आपको और सरल करके बताएंगे, समझिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है भानु धन उदय। ये है भानु। भानु ना में ऊ है, ना में क्या है? ऊ, है ना, छोटा ऊ जिसे कहते हैं, और उदय में ऊ है। परिणाम क्या होगा? दीर्घ ऊ। बस यही ध्यान रखना है, इसका नाम ही है दीर्घ स्वर संधि, तो इसमें दीर्घ ही होना है। जो परिणाम में आता है उसी के नाम से नामकरण होता है संधि का। दीर्घ स्वर संधि है तो इसका मतलब दीर्घ ही परिणाम होगा।
समझ गए? तो यहाँ पर अब नया शब्द कैसे बनेगा? भा, ये तो आ गया। अब ये जो ऊ और ऊ यहाँ पर मिला है, ये बनेगा दीर्घ ऊ। भानुदय क्या होगा? भानुदय, बिल्कुल हमारा सही शब्द, भानुदय। भानुदय का विच्छेद होगा भानु धन उदय, और संधि है दीर्घ स्वर संधि। समझ गए? अगला देखते हैं, वधू धन उत्सव। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, जैसे शब्द लिखा है वधू, तो आप इसको वधु ना समझ लें। वध कोई शब्द नहीं होता है, ये कुछ नहीं होता है। शब्द होता है वधू, धा में दीर्घ ऊ होगा। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो फिर आपको याद करने ही होंगे, याद हो जाएंगे, कोई कठिनाई नहीं, बस अभ्यास थोड़ा होना चाहिए। आप इसे बार बार रिपीट करें। इस क्लास को आप 2-4 बार देख लेंगे तो बिल्कुल सरल हो जाएगा। वधू यहाँ पर ऊ और उत्सव का ऊ दोनों आपस में जब मिल गए तो नया शब्द बनेगा वधूत्सव। क्या बनेगा? वधूत्सव। ये दीर्घ हो गया है ना, ये हालांकि पहले से दीर्घ था, कोई बात नहीं, हमको परिवर्तन दिख नहीं रहा, लेकिन परिवर्तन हुआ है, ये संधि का नियम कह रहा है, परिवर्तन हुआ है। ये हो गया वधूत्सव। अगला देखिए, लघु धन उत्तर, यहाँ पर ऊ, यहाँ पर ऊ, यहाँ आप क्लियर समझ लेंगे। तो यहाँ का छोटा ऊ और यहाँ का छोटा ऊ बनेगा बड़ा ऊ, है ना। शब्द क्या बनेगा? लघूत्तर। क्या बनेगा? लघूत्तर। ये ऊ और ये ऊ दोनों आपस में जब मिलेंगे, ये ऊ और ये ऊ, तो दीर्घ ऊ परिणाम में आएगा, आदेश होगा दीर्घ ऊ के लिए, और हो जाएगा लघूत्तर। हमारा नया शब्द लघूत्तर में संधि है दीर्घ स्वर संधि, विच्छेद होगा लघु धन उत्तर। बस शब्द को तोड़ना पड़ेगा आपको, जैसे आपको दिया जाएगा लघूत्तर, तब आपको इसे तोड़ना होगा। कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि लघूत्तर में कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि। इसका विच्छेद क्या होगा, तब आप करेंगे लघु धन उत्तर। बस इतना याद करना है। अगला देखिए, सुधन उक्ति। सु में ऊ शामिल है और उक्ति में तो ऊ स्पष्ट दिख रहा है ना। तो दोनों जब मिलेंगे तो हो जाएगा सूक्ति। क्या हो जाएगा? सूक्ति। ये दीर्घ हो गया, यहाँ पर लघु था, दीर्घ हो गया, इसीलिए दीर्घ स्वर संधि इसका नाम है। फिर देखिए, लघु धन ऊर्मी। क्या है? लघु धन ऊर्मी। क्या बनेगा? लघूर्मी। क्या बनेगा? लघूर्मी। शब्द बनेगा लघूर्मी, है ना। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, शब्द होता है ऊर्मी। ये जो विशेष शब्द हैं हम उन पर फोकस कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना। शब्द ऊर्मी होता है, ऊर्मी कुछ नहीं होता है, ये समझ लीजिए। ये आपके विकल्प में लिखा होगा ऊर्मी ऐसे भी, लेकिन ये कुछ नहीं होता है ऊर्मी। ऊर्मी कहते हैं लहर को, तरंग को। लघु का मतलब छोटा, छोटी लहर, जैसे नदी या समुद्र, उसमें लहरें उठती हैं, उस लहर को कहते हैं ऊर्मी। लघूर्मी का मतलब छोटी लहर। ठीक है, आगे चलते हैं। गुरु उपदेश। गुरु उपदेश, गुरु रू में ऊ और उपदेश में ऊ दोनों मिल जाएंगे तो हो जाएगा गुरूपदेश। क्या होगा? गुरूपदेश। देखिए, ये रू और रू, ये लिखने का भी तरीका आपको मालूम होना चाहिए, है ना। लिखने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। ये गुरूपदेश हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए कैसे यहाँ पर अभी हम कह रहे थे, जैसे ये है, ये बना हुआ है रा, ये है रा। इसमें अगर छोटे ऊ की मात्रा लगानी है तो लगेगी ऐसे, ये हो गया रू, है ना। अगर हम अंग्रेजी में इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं RU। अब अगर इसमें बड़ो ऊ की मात्रा लगानी है तब आप ऐसे करके ऐसे लगाएंगे। ये अंतर है वर्तनी का, समझ लीजिए। ये वर्तनी महत्वपूर्ण है हिंदी के लिए, क्या हिंदी सभी के लिए। ये है रू, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे
तब आप लिख सकते हैं यार डबल ओ, रू और रू, ये फर्क है। आगे चलते हैं। देखिए अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, सबसे ज़्यादा जो आते हैं उन पर फोकस करना है, उन्हें हमें याद करना, उनकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे? जैसे लिखा है सावधान, क्या लिखा है? सावधान, तो इसका विच्छेद होगा स धन अवधान। अवधान कहते हैं ध्यान देने को, एकाग्र चित्त होने को, और सा मतलब सहित। सावधान का अर्थ है ध्यान सहित, सतर्कता, सतर्कता होनी चाहिए, बिल्कुल सतर्क। सावधान का मतलब सतर्क, रेडी, तैयार। सावधान के बाद में जो आदेश दिया जाए आप तत्काल एक्टिव हो जाएं, ये होता है सावधान। तो संधि कैसे हुई? इसमें सा में देखिए आ है, सा में आ है, क्लियर है? आ अभी हम पीछे बता चुके। और अवधान में तो आ है ही, तो आ और आ जब मिले तो हो गया आ, और ये सा लघु था, हो गया दीर्घ सावधान। शब्द क्या बन गया? सधन अवधान से बना सावधान, है ना? ऐसे ही महात्मा, महा यहाँ पर है आ, और आत्मा का शुरू में आ। देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण ही केवल लिया जाएगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। बाकी इधर उधर के शब्द से नहीं हमें मतलब है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ दीर्घ है महा का, और आत्मा का आ दीर्घ है। दीर्घ दीर्घ यदि मिलेंगे तब भी दीर्घ होंगे, तो दीर्घ हो गए, शब्द बन गया महात्मा। समझ गए? अगला देखिए लिखा है सत्य। सत्य में त्या जो या है इसमें आ शामिल है इसमें, और आग्रह में तो आ क्लियर स्पष्ट दिख रहा है। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो या जो है वो हो जाएगा या, दीर्घ हो जाएगा, और वही हो गया सत्याग्रह। तो वो हो गया सत्याग्रह। कोई आंदोलन किया है, सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था, तो ये सत्याग्रह है। फिर अगला है वार्तालाप। क्या है? वार्तालाप। वार्ता यहाँ पर दीर्घ आ, आलाप में दीर्घ आ, दोनों आपस में मिल गए, हो गया वार्तालाप, दीर्घ स्वर संधि। अगला है महाधन आशय। महा हा में आ, आशय में आ, दोनों मिले आपस में, हो गया महाशय। अगला महाधन अमात्य। महाधन अमात्य। देखिए यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट करूँगा, ये शब्द लिखा है अमात्य। क्या लिखा है? अमात्य। कुछ विशेष शब्द हैं जिन्हें समझना बहुत आवश्यक है। आपके ऑप्शन में ऐसा भी आ सकता है अमात्य, विच्छेद में दिया होगा अमात्य। अमात्य कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होता है अमात्य। अमात्य का मतलब होता है मंत्री, राजा लोगों के मंत्री होते हैं ना मंत्रिमंडल में, तो अमात्य का अर्थ है मंत्री, और महा का मतलब है श्रेष्ठ, बड़ा, महान। जो श्रेष्ठ मंत्री होता है, बड़ा मंत्री होता है, उसके लिए कहा जाता है महामात्य। शब्द बना महामात्य। विच्छेद करेंगे तब होगा महाधन अमात्य। ये ध्यान रखना, आ नहीं होगा, आ होगा विच्छेद में। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा है स्वार्थ। कैसे संधि हुई? स्वार्थ, ये है स्वा, इसमें आ है यहाँ पर, और फिर है अर्थ, है ना? ये अर्थ है, इसमें आ है, दोनों आपस में मिले तो हो गए दीर्घ, और हो गया स्वार्थ, दीर्घ स्वर संधि, है ना? स्वाभिमान, ये स्वा और ये अभिमान, है ना? स्व अभिमान, वा में आ, अभिमान में आ, दोनों की संधि हुई तो हो गया स्वाभिमान। कोई समस्या नहीं। छात्रावास। छात्रावास, त्रा में आ और आवास का पहला आ, दोनों मिले तो हो गया छात्रावास। छात्रावास। अब यहाँ पर थोड़ा ये ध्यान देना है, छात्रावास का
विच्छेद दो तरीके से होगा, छात्र धन आवास ये भी सही है और छात्रा धन आवास ये भी सही है। अगर आपके विकल्प में छात्र आवास आता है आप इसको सही करेंगे, अगर छात्रा धन आवास आता है तब आप इसको सही करेंगे, और अगर दोनों आते हैं और तीसरा विकल्प दिया होगा उपर्युक्त दोनों या ए बी दोनों सही, तो फिर आप ए बी दोनों सही वाले विकल्प को करेंगे। ध्यान से समझिएगा इस बात को, मोस्ट है। अगर छात्र धन आवास आता है तब भी छात्रावास है ना, लड़के भी उसमें रहते हैं और लड़कियां भी रहती हैं। छात्रा आवास ये भी सही। अब विकल्प पर निर्भर है कि आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसा पूछा जा रहा है, लेकिन आपके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप निर्णय ले पाएंगे। उम्मीद है आप लोग विधिवत समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। देखिए ये लिखा ई वाली बात आई अब यहाँ पर, है ना। 3 प्रकार हमने बताए, आ ई और उ। बस केवल 3 प्रकार हैं, कोई संधि ऐसी विशेष नहीं है। खामखा घबराहट है आपको, बिल्कुल समझिए बड़ी सरलता से। आज के बाद आप संधि से बिल्कुल नहीं घबराएंगे। अभी और क्लास लेकर हम आएंगे संधि से संबंधित। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कवि धन इंद्र। कवि धन इंद्र, कवि वा में ई है, यहाँ पर वा में ई है स्पष्ट, और इंद्र में ई है ये भी स्पष्ट है। आदेश क्या होगा, बनेगा क्या, दीर्घ ई, यही तो बनेगा, नियम है संधि का, दीर्घ स्वर संधि का। तो बन गया कवींद्र, ये वी का वी हो गया, बाकी ज्यों का त्यों रहेगा। इधर का भी शब्द ज्यों का त्यों और इधर का भी शब्द ज्यों का त्यों, कोई परिवर्तन नहीं, है ना। आगे बढ़ें, चलिए अगला शब्द है सतीच्छा। सती, यहाँ पर ई दीर्घ और इच्छा में ई ह्रस्व, दोनों की संधि हो गई और आदेश हुआ दीर्घ ई का। आदेश हमेशा दीर्घ ई का होगा, मतलब परिणाम जो नया शब्द बनेगा वो उसमें दीर्घ ही होगा। तो हो गया सती इच्छा, कोई दिक्कत, नो डाउट। चलो आगे देखते हैं अगला शब्द नारीश्वर। नारी, ये समझ लेना आपको है कि नारी ही शब्द होता है, ये नारी नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको। नारी धन ईश्वर, दोनों तरफ ई दीर्घ हैं, कोई फर्क नहीं, दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आदेश हो जाएगा दीर्घ के लिए, शब्द बनेगा नारीश्वर। ऐसे ही गिरि धन ईश, गिरि धन ईश, यहाँ पर री में ई और ईश में ई, संधि हो गई, आदेश हो गया बड़ी ई के लिए, अर्थात गिरीश, शब्द बन गया गिरीश। गिरीश कहते हैं जो पर्वतों में श्रेष्ठ है ना, और गिरीश शिव को भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं मुनीश। मुनि, नी में ई और ईश में ई, दोनों मिल गए आपस में, क्या हो गया, मुनीश, बिल्कुल सही। अतीव, अति धन इव, यहाँ पर ये ध्यान देना है, शब्द होता है ईव, क्या होता है, ईव, ईव नहीं होता है, ये भी बहुत समझना है हमको। कोई कोई ऐसे शब्द हैं जिन पर हमें विशेष ध्यान देना है। शब्द ईव है, ईव कुछ नहीं, है ना। तो यहाँ पर अति धन इव, यहाँ का ई और यहाँ का ई दोनों मिलकर दीर्घ ई हो गए, शब्द बना अतीव, दीर्घ स्वर संधि। अतीव का विच्छेद पूछा जाए, अति धन इव, ये मोस्ट है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, ध्यान से समझिए इसे, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है क्वेश्चन। गौरीश, गौरी, यहाँ पर ई और यहाँ पर ई हो गया गौरीश, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई कठिनाई नहीं, समझिए। आगे चलते हैं,
अब आते हैं ऊ वाले पार्ट पर। कहाँ पर? ऊ वाला पार्ट। देखिए धातुष्मा, यहाँ पर लिखा हुआ है धातु और यहाँ पर है ऊष्मा। हमने बताया था कि ऊ धन ऊ बराबर ऊ। अब ऊ यहाँ पर चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। परिणाम में दीर्घ ऊ ही होगा, बस ये याद रखना है। तो धातुष्मा, धातु ये तु लिखा हुआ है, अर्थात ता में ऊ की मात्रा, और ऊष्मा ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है, शब्द ऊष्मा ही होता है, शब्द ऊर्जा ही होता है। यहाँ पर दीर्घ ही होंगे, ऊष्मा नहीं होगा, ऊर्जा नहीं होगा। हम बोलचाल में कह देते हैं ऊर्जा, लेकिन ऊर्जा नहीं, ऊर्जा ये शब्द है, ऊष्मा ये शब्द है। तो धातु का ऊ और ऊष्मा का ऊ दोनों में संधि हुई और नया शब्द बना धातुष्मा। ये ता जो है तू हो गया, संधि हो गई। भूधन ऊर्जा, भूधन ऊर्जा, दोनों तरफ दीर्घ ऊ है, कोई बात नहीं। परिणाम में हमेशा दीर्घ ऊ ही होगा, शब्द बनेगा भूर्जा, है ना। अर्थात पृथ्वी की ऊर्जा वो है भूर्जा। अगला है विधु धन उदय। विधु, विधु कहते हैं चंद्रमा को, उदय मतलब उदय होना, चंद्रमा का उदय होना, निकलना, आकाश में चढ़ना। शब्द बनेगा विधुदय। ये धु का ऊ और उदय का ऊ संधि हो गई, दीर्घ ऊ बन गया, विधुदय। समझ गए। अगला है भूर्ध्व। ये भी महत्वपूर्ण है और ये भी महत्वपूर्ण है। ये दोनों जो शब्द हैं मोस्ट हैं, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो भू धन ऊर्ध्व, ऊर्ध्व कहते ऊपर को, है ना। तो यहाँ भू का ऊ और ऊर्ध्व का ऊ दोनों मिल गए और आदेश हुआ दीर्घ ऊ के लिए, शब्द बना भूर्ध्व। क्या बना? भूर्ध्व। समझ गए। भूर्ध्व का अगर पूछा जाए विच्छेद तो आप करेंगे भू धन ऊर्ध्व, भू धन ऊर्ध्व। ऊर्ध्व में ह्रस्व ऊ होगा, दीर्घ ऊ नहीं होगा, अर्थात छोटा ऊ होगा, बड़ा ऊ नहीं होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ये स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि पर हम लोग बात कर रहे थे। अगली क्लास हम जब लेकर आएंगे वो गुण संधि की होगी, गुण स्वर संधि। ऐसे ही बड़ी सरलता से हम लोग समझेंगे। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।